हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपके लिए स्पेशल सफलता नामक सीरीज चलाई जा रही है, जिसका टाइमिंग रखा गया है शाम को 7 बजे। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि नीचे का जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे सब्सक्राइब करके आप इस सफलता बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मैथ से आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। परिधि दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि का सूत्र सब लोग जानते हैं, ये होता है 2πr, और इसका वैल्यूएशन दे दिया है आपको 462। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहां करना ये है कि आपको 2π का मान रख देना है आपको 22/7, और इनटू में जैसा r है वैसे छोड़ दीजिए, और 462 जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 2 से अगर आप इस 462 को कटाते हैं तो कट जाता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब ये 22/7 है, वहां आप इसे भेज दीजिए RHS में, तो r का वैल्यू निकल आएगा। और पहले से यहां पर 231 है, और यहां से आपके पास ये 22/7 है, ये इधर आके हो जाएगा 7/22। अब आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। इसे कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर तक लेके चला जाएगा। अब 22 से अगर आप कटाते हैं तो 11 से 11 दूनी कटा, और अगर 11 से इसको कटाते हैं तो ये कट जाता है 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, मतलब 21 बार में। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, 21 से 7 में गुना कर लीजिए। तो 21 और 7 में अगर आप गुना करते हैं तो 21 और 7 का गुना देखिए यहां पर लिख देते हैं। 21 और 7 का गुना करते हैं तो 7 एकम 7, और उसके बाद 7 दूनी 14 आ जाता है 147, और आप इसे 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10, मतलब 73.5 आएगा, जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। मतलब पहले का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो पहले क्वेश्चन का क्या ये आंसर आपका आया था? कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। आइए आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से बनाएंगे और स्वयं से बना के ये निर्णय लेंगे कि इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आप खुद से दे सकते हैं। आज 50 क्वेश्चन देने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन में कितने आप खुद से बना लेते हैं इसका एक बार निश्चय जरूर करिए। सेकंड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 के शून्यक, आपको इसका शून्यक बताना है। आइए इसका शून्यक बताएंगे। शून्यक बताने के लिए आपको हम तरीका बताए थे कि आप इसमें से ऑप्शन में से वो मान रख लीजिए जिस मान को यहां x के जगह पर रखने पर यह शून्य हो जाए। अल्टरनेटिव तरीके का यूज करके आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जैसे -1 रख के देखते हैं। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करिएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा 3 × -1 करना होगा, और उसके बाद +2 करना होगा। टोटल वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये गुना करते हैं तो -3, और ये अगर 2 है तो 2 रहता है। अब ये देखिए 1 और 2 3 हो जाता है, और 3 में से 3 घटता है तो 0। मतलब यहां पर पहला -1 जो है ये मेरा सुटेबल हो गया। -1 एक आंसर हो गया निश्चित। एक और ढूंढ लीजिए, क्या -2 रखने के बाद भी इसका मान 0 हो जाएगा? अगर 0 हो जाएगा वही आपका शून्यक हो जाएगा। चलिए -2 रखते हैं। -2 का स्क्वायर अगर इसमें रखते हैं तो आपको हो जाता है 4, यहां रखते हैं 3x में तो हो जाता है 3 दूनी 6, और प्लस में आपका आगे है 2, तो देखिए 4 और 2 होता है 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। मतलब यहां पर अगर देखें तो -2 भी यहां शून्यक में मिल गया। मतलब इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है तीसरे नंबर में। इसका जवाब सभी लोग देने का प्रयास करें। क्या होगा जवाब, एक बार सभी लोग सोचे जरूर। आपको बताना है इन आंकड़ों का बहुलक है। अब बहुलक कौन सा कहलाता है संख्या? तो जिस अंक की बारंबारता अर्थात जो अंक सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। अब देख लीजिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो हमारे दृष्टिकोण से 3 सबसे ज्यादा बार आया है। 1, 2, 3
और ये 4, मतलब ये 3 जो है वो 4 बार आया है। तो यहां पर बहुलक 4 नहीं होगा बल्कि 3 होगा, क्योंकि 3 की संख्या सबसे अधिक बार आई है। मतलब यहां पर मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3, अर्थात तीसरे का राइट आंसर 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करें, और इस क्वेश्चन का तो जवाब सभी लोग दे सकते हैं, हमें पक्का उम्मीद है ये जवाब सभी लोग बता सकते हैं। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? सेक 30 डिग्री का मान, अगर आप सेक 30 डिग्री का मान जानते हैं तो एकदम बताइए, नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कीजिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और आराम से उसे देखिए और समझ लीजिए। काफी आसान होता है त्रिकोणमितीय फलनों को याद रखना। हम आपको बता देते हैं कि सेक 30 का जो मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उसके या उनके, पहला ऑप्शन है समान आकार हो, समान आमाप हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखिए समान आकार होना भी चाहिए और समान आमाप मतलब साइज जो होगा, उसका माप जो होगा यह भी बराबर होना चाहिए, तो कहलाएंगे सर्वांगसम। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, अर्थात पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आपको बताना है tan a = वाट, बताना है क्या होगा इसका मान। तो आप सभी लोग पढ़े हैं इसको कि tan a² बराबर होता है, और ये होता है, सब लोग जानते हैं, ये होता है sec² a - 1। अब क्या किया गया है कि यहां से आपको ये जो स्क्वायर है इसको भेज दिया गया RHS में, तो ये आ जाएगा इधर रूट। अब देख लीजिए रूट sec² - 1 किस ऑप्शन को मिलता है, तो रूट sec² - 1 ऑप्शन मिल रहा है बी में, मतलब छठी का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। क्या इस सवाल का जवाब आप जाने थे? नहीं जाने थे? सातवें में मेहनत कीजिए और सातवें का जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका जवाब क्या होता है? क्वेश्चन है दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब याद कीजिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और उसकी परिधि, इन तीनों में अनुपात जो होता है हमेशा और हमेशा बराबर होता है। लेकिन अगर उसके क्षेत्रफल में अनुपात आपसे पूछ दिया गया, तो जो त्रिज्या, जो व्यास, जो परिधि में अनुपात है, बस उसका आपको कर देना है स्क्वायर। अब देखिए यहां पर व्यास है 9 और 7, तो 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 81:7 जिस ऑप्शन में है वो सही हो गया एरिया के लिए। मतलब हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि इसी में हमें दिखाई दे रहा है 81:49। सातवें का राइट आंसर 81:49 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर 8वें नंबर में। 8वें का जवाब सभी लोग धड़ाधड़ तरीके से देंगे। मजा आने वाला है आज के सेशन में, एकदम गर्दा कबाड़ देने वाले हैं सारे लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का हम धुआं उड़ा देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है नहीं है अपरिमेय। रूट 10 पहला ही मिल गया, अपरिमेय नहीं है यह बताना है। रूट 24 यह भी अपरिमेय, रूट 35 यह भी अपरिमेय, क्योंकि इन तीनों के वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाले जा नहीं सकते हैं। लेकिन यहां देखिए डी ऑप्शन में रूट 121, तो रूट 121 का मतलब इसका वर्गमूल 11 होता है, मतलब ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। मतलब मेरे इस क्वेश्चन का चूंकि अपरिमेय नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8वें में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आगे है आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? आपको बताना है 5, 15 और 20, इनका सबसे पहले आपको निकालना होगा लसा। तो लसा निकालिए,
लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। तो 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक अगर आप निकालते हैं तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है 60। क्योंकि 5 से भी, 15 से भी और 20 से भी 60 जो होगा मिनिमम नंबर कट जाएगा। अब इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? इन तीनों में से सबसे बड़ा अंक कॉमन करेंगे, जो अंक कॉमन हो जाएगा वो उसका महत्तम होगा। तो तीनों में से महत्तम कॉमन लिया जा सकता है 5, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 5। अब आप इसे कटा लीजिए, तो 5 से अगर 60 को कटाते हैं तो 12 बार में कटता है, नीचे 1 बचता है, मतलब मेरे पास यहां आ जाएगा 12:1, जो कि दिया गया है 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपके ज्यामिति से है, और ज्यामिति तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग एकदम हो चुका है, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री। अब कोण ए 90 मतलब ये समकोण त्रिभुज है। पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अगर ए जो है ये समकोण है तो इसका मतलब बी और सी कहीं हो सकता है। चलिए इसको हम समकोण मान लिए। आगे दिया हुआ है कि BC 13 है, BC का मान ये जो है वो 13 है, जबकि AB का मान दिया हुआ है 12। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां लागू कीजिए, AC का मान निकालिए। तो इस वाले का मान अगर ये 13 है तो 13 का वर्ग हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और घटा के आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 169 में से 144 घटाते हैं 25 होता है, और 25 का वर्गमूल सारे लोग जानते हैं 5 होता है। मतलब ये आपका 5 आएगा, और 5 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। मतलब 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 11 आगे है आपके स्क्रीन पर। 11 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। 11 कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? आपको बताना है कौन इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं बताइए। चलिए √7 अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है। √3/7 यहां भी अपरिमेय है। √2/5 ये भी अपरिमेय है। मतलब इसका हमें तीनों के तीनों अपरिमेय मिल गए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। डी एकदम परिमेय होगा। कैसे परिमेय होगा ये थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो √75 आप इसे 5√2 लिख सकते हैं, और आपके पास ये √48 है। तो √48 अगर आपके सामने है तो √48 को खंड करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, चूंकि 24 दूनी होता है, 12 दूनी होता है, मतलब ये आपका लिखा जा सकता है 4√2। √2 से √2 कर जाएगा, 5/4 बचेगा, और 5/4 एक परिमेय है, इसलिए 11 हम कहेंगे। डी ऑप्शन सही होगा। डी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर नंबर 12 में। 12 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। 12 √3 और √5 है, तो √3 और √5 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके पूरे वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते हैं। मतलब अगर बगल की जा सकता नहीं है। दिया है ऑप्शन नंबर बी में, बी निशाने पर लगाइए और बी इसका सही कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, एक अपरिमेय संख्या। चल आ जाते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे एकदम निशाने के साथ। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? अब शांत की पहचान सब लोग जानते हैं। P/Q के रूप में अगर आपके पास कोई संख्या रहे तो Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो 2 और 5 के गुणज के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के गुणज जिसके मिल गए आपको हर का अंश, वो आप कह सकते हैं वो शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत होगा। चलिए ढूंढते हैं। 210। अब 210 में देखिए 3 आ जाएगा गुणनखंड में, ये अशांत हो गया, शांत ढूंढना है आपको। 88 इसके गुणनखंड में 11 आ जाएगा। 160 देखें और 105 आपको बचा हुआ है, तो 105 जो है ये भी आपको 3 का गुणज दिख रहा है, क्योंकि 3 से घटाएंगे तो 105 कट जाएगा, मतलब ये भी अशांत होगा। ये तीनों के तीनों आपके अशांत हो गए, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या आ जा रही है। और 160 देखेंगे तो इसमें केवल 2 और 5 का गुणा जाएगा, मतलब निशाने पर तीर लगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 3/160, बिना भाग लगाए, बिना आपको विशेष तरीके से समझाए, इसका आंसर मिला आपको। चलिए आगे है 14 नंबर की ओर। 14 देखिए,
2.121121121121 ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे। दशमलव के बाद 1 है, फिर 2 है, फिर डबल 1 है, फिर 2 है, फिर ट्रिपल 1 है, फिर 2 है, और फिर ट्रिपल 1 है, फिर 2 है। ऐसे करके संख्या आपको बताई गई है। तो हम आपको बता दें कि ऐसी संख्याएं जो होती हैं, इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या को ही दशमलव में लाके ऐसे रूप लाए जाते हैं। मतलब यहां 14 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, आवर्त संख्या के नाम से जानते हैं इसको, लेकिन यह एक प्रकार का परिमेय संख्या ही होता है। 14 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, परिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 15 नंबर में। इस सवाल का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है √3/√4 है। हम उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दे देंगे एकदम सही, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे लोग का होगा। चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। √3, उसके बाद हमारे पास नीचे है √12। अब √12 जो है इसको √4 √3 लिख सकते हैं गुना में। आप देख सकते हैं इस वाले को। तो अगर ऐसा लिख लेते हैं तो ये क्या होता है देख लेते हैं। √4 और √3, चूंकि 3 चौके 12, अब √3 से ये √3 कट जाएगा। अब √4 जो आपके पास बच गया है, इस √4 का वर्गमूल तो आप निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, अर्थात ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 एक प्रकार की परिमेय संख्या हो गई। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे 12 में, एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी जो दिया गया है ऑप्शन ए में। मतलब 15 का मेरा राइट आंसर होगा एकदम सटीक तरीके से ऑप्शन नंबर ए। चलिए निशाना अगला 16 नंबर पर लगाएंगे। सारे लोग एक बार 16 पर लगाएंगे और 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्विघात समीकरण x² - 3 के शून्यक एकदम आसान है। ये शून्यक निकालना काफी आसान है क्योंकि पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण नहीं दिए गए हैं। ये दिया गया है x² - 3। अब जिसका शून्यक निकालना उसी को शून्य के बराबर कर लीजिए। अब क्या कीजिए, x² का वैल्यू निकालिए। x² का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये स्क्वायर यहां से अगर RHS में भेजते हैं तो यह आ जाता है +-√3 और +-√3 दिया गया हमारे ऑप्शन बी में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि देखिए सी वाले में दोनों माइनस है, ए वाले में रूट है नहीं और डी वाले में रूट है नहीं। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वें का जवाब सब लोग देंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद, देखिए बहुपद की दो सबसे बड़ी पहचान। बहुपद में आप देख लीजिए कि रूट में कहीं चर संख्या है कि नहीं। अगर चर संख्या है तो वो बहुपद नहीं होगा, एक सबसे बड़ी पहचान। अब चर संख्या किसको कहते हैं? तो चर बोला जाता है ABCD की संख्या को। मतलब ABCD की संख्या जो Z तक होती है, अगर ये रूट में है वो बहुपद नहीं है। ढूंढिए जल्दी से। आप देख लीजिए C ऑप्शन में ऐसा देखने को आपको मिल जाता है। देखिए इसमें रूट में x दे दिया है, लेकिन हम क्या बताएं, रूट में x नहीं होना चाहिए, रूट में चर नहीं होना चाहिए। मतलब कौन बहुपद नहीं है? तो भाई साहब सी आपको मिल जाएगा आंसर। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज बता दें टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हूबहू होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में छोड़ के एकदम ना भागे। 18 कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है? रेखिक बहुपद व्यंजक बताना है। मतलब रेखिक का मतलब जिसका घात 1 है। जिसका घात क्या है? 1 है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। रेखिक लिख दिया है, रैखिक होना चाहिए था। तो अब देख लीजिए रेखिक, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 पावर है, यहां भी 2 पावर है। ए ऑप्शन हो गया 2x - 5। मतलब इसका पावर 1 हुआ। मतलब ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे इस 18 नंबर में। चलिए 19 देखते हैं। 19 का जवाब देने का सब लोग प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने 19 नंबर। ये तो इंपॉर्टेंट है, गांठ बांधिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्या है समझते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α, आपको बताना है 1/α + 1/बीटा का मान, इसका मान क्या होगा? देखिए अब समझिए। अब आप इस वाले को टर्म को जोड़ बनाइए। जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा अल्फा × बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा + बीटा। अब ये पढ़े हैं सब लोग कि अल्फा + बीटा जो कहलाता है मूलों का योग। अब मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a।
माइनस बी, ए के जगह पर देखिए यहां पर हमारे पास हो जाता है 1 और ए हमारे पास यहां पर हो जाता है 1, अर्थात 1/1। और उसके डिवीजन में लेंगे ए बी जो कहलाता है मूलों का गुणनफल, ये हो जाता है c/a। तो c/a करेंगे तो 1/1। अब टोटल वैल्यू इस पूरी को कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1, क्योंकि 1 के बटा में 1 रहे ना रहे बात बराबर मानी जाती है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बढ़ेंगे आगे इस 19 नंबर में। चलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 देखते हैं। 20 में क्या आता है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 20 का जवाब, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2 और 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन आप पढ़े हैं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये कंडीशन होता है अद्वितीय हल का। अब इस अद्वितीय हल को जल्दी से डिसाइड कर लीजिए किसमें है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो a1/a2, a1 का वैल्यूएशन आपके पास दिया हुआ है, क्या देख सकते हैं। a1 का कंडीशन है a, तो a हो जाएगा 6 नॉट इक्वल। उसके बाद आपके पास b1 है जो -1 के रूप में दिया है और b2 है -2 के रूप में, तो माइनस माइनस कैंसिल। अगर इसे कटाते हैं तो 3 बार में कटता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a नॉट इक्वल बचता है 3। और ये दिया गया किस ऑप्शन में देख लेंगे, ये हमारे पास दिया गया है बी ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अब थोड़ा तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आते हैं 21 नंबर की ओर। 21 का जवाब देंगे, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल का होता है सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसमें क्या करेंगे, आप मान रखेंगे, इन मानों को रखिए और आप आंसर बताइए। हम आपके कमेंट सेक्शन में जरूर चाहेंगे इसका जवाब क्या होगा। 21 का जवाब कमेंट में बताइए जरूर। चलिए 22 देखते हैं। 22 आ गया है। समीकरण निकाय जो है आपके सामने अनगिनत हल होने के लिए k का मान बताना है, k का मान कितना होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए अभी बताएं आपके पास क्या होने चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए और c1/c2 है, तो यहीं से आपको k निकल जाएगा। अब k निकाल लीजिए यहां से, a1 आपके पास हो जाता है 1, देख लीजिए। और उसके बाद अगर ध्यान से यहां देखें तो a2 हो जाता है 5, a2 हमारे पास हो जाता है कितना 5 इक्वल टू यहां पर b1 हो जाता है 2 और b2 हो जाता है k। अगर आप इसे k को हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 दूनी 10, मतलब इसका जवाब आपको मिल जाता है इस तरीके से 10, जो कि दिया गया आपके ऑप्शन बी में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 23 आ गए हैं। 23 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को तो गर्दा कबार देंगे हम सभी लोग। क्वेश्चन है, यदि रेखाएं एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती हैं तो अब बिंदु दोनों समीकरणों का खाली स्थान है होता है। अब देखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर ग्राफ आप खींचे होंगे तो ग्राफ में अगर लाइन एक ऐसे मिलता है और एक मान लीजिए इस प्रकार से मिल गया और दोनों एक बिंदु पर, सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर ये दोनों बिंदु जो है मिल गए हैं इस वाले बिंदु पर, तो अगर ये दोनों प्रतिच्छेदित कर देते हैं इसका मतलब उसका अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा। और अद्वितीय हल का कंडीशन आपको बी में मिल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में इस 23वें में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 देखते हैं। 24 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 के हल समुच्चय है। तो देखिए x + 2 अगर है, इसको अगर शून्य के बराबर करेंगे तो आपके पास यहां x का वैल्यू आ जाएगा -2 और इसको अगर शून्य के बराबर करते हैं तो यहां से आपको मिल जाता है, वो आ जाता है 1/3। और ये देखने को किस ऑप्शन में मिल जाता है देख लीजिए, ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर बी में, मतलब बी इज राइट आंसर 24 का। बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। ये तो आसान निकला था क्वेश्चन। आ गए हैं आज के 25वें क्वेश्चन में। 25 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। 25, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो अब x² - 5 = 0 को सॉल्व कीजिए, तो x² का वैल्यू हो जाएगा 5 और यहां से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है +- √5।
और रूट 5 कैसी संख्या है, सब लोग जानते होंगे। रूट 5 की इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है, अपरिमेय संख्या है। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या, जो दिया गया है ऑप्शन सी में। इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 50 क्वेश्चन लिए हैं, 50 क्वेश्चन में गर्दा उड़ा देंगे, हमें पूरी तरीके से विश्वास है। 26वें क्वेश्चन में आ गए हैं। एकदम छोटा सा वीडियो है, एकदम देख के जाइए और क्वेश्चन को पूरा करके जाइए। लास्ट में बताइएगा आप कितना सही कर पाए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या? तो देखिए, अगर मूल वास्तविक और समान है तो इसका मतलब उसका d 0 होगा। d का वैल्यू, विवेचक का वैल्यू 0 होगा, और d का वैल्यू जब 0 होता है तो 26 में आपके सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा c माइनस बी बाई 2a। मतलब 26 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 27 देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो क्या है? तो उस समय d बराबर 0 होगा, और d का सूत्र सब लोग जानते हैं, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इक्वल टू में इसको भेज देंगे तो 4ac, और ये दिया गया आपको मुख्य रूप से इस डी ऑप्शन में, मतलब 27वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 28 नंबर में। 28 उसी तरीके का क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए b स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल होंगे। तो देखिए, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन में है तो लेस देन की स्थिति में मूल अवास्तविक होते हैं। चूंकि आप तीनों याद रखें, तीनों याद रखने के लिए d अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, अगर d जो है ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और असमान होंगे, और d अगर लेस देन 0 है तो मूल अवास्तविक होंगे, और दिया है यहां वास्तविक नहीं होंगे। मतलब ऑप्शन सी जो होगा इस 28 का राइट आंसर होगा। 29 देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या है? इसके लिए भी हम आपको स्पेशल ट्रिक बता चुके हैं। 30वां पद निकालना है तो आपको कर देना है a प्लस 29d। जितना पद निकालना उसे एक कम d में गुना कर देंगे। अब a का मान देख लीजिए, a का मान आपको मिल जाता है 10, प्लस आपको 29 गुने कर देना है d, और d के रूप में यहां पर आपके सामने है 7 में से 10 घटाइए, आपको मिलता है -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 10, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, अब 29 से 3 में गुना कर लेते हैं तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 2 8, मतलब 10 में से 87 घटेगा तो -77 बचेगा, जो मिला है आपको ऑप्शन नंबर बी में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे हैं आज के 30वें क्वेश्चन में। 30वें का जवाब आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपको बताया गया था, इसमें आपको 10वां पद बताना है। 10वां पद कैसे बताएंगे? a प्लस 9d से। a और d का मान यहां से देख के रख लीजिए और कमेंट में बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है 31 नंबर में। 31 का जवाब देंगे। 2 7 12 का 10वां पद, फिर से 10वां पद पूछ दिया। चलिए इसको बता देते हैं। a प्लस 9d आपको कर लेना है इसको। a का मान देख लीजिए यहां पर कितना है, 2 रख लेंगे, प्लस 9, और d का मान देख लीजिए तो 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 हो जाता है टोटल 47, जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 देखते हैं। 32 का जवाब क्या होता है, इसे देने का, इसे समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी। अब देखिए त्रिभुज एबीसी इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसमें डीई जो है ये आपके पास हो गई, ये समांतर है। एडी 5 बीडी 3। अब यदि एडी और बीडी इसका और इसका अनुपात जो है वो 5:3 दिया है, तो एई और एसी मतलब इसका मान और इसका अनुपात दिया है, तो तेथेस प्रमेय है। अगर ये भुजा जो है इस वाले के समांतर है तो ये अनुपातिक भुजाएं होती हैं, तो इसका मतलब इसका भी अनुपात 5:3 होगा, जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन ए में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। थेल्स नामक वैज्ञानिक के अनुसार इस नियम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए आगे है आज के 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वें का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी, ये भी थेल्स प्रमेय पर आ गया है बाबू लोग, ध्यान से जवाब देंगे। डीई समांतर बीसी तो एक्स का मान,
अब देखिए ये दिया है 17 और 34। आप यहां से आइए, यहां 17 दूनी होता है 34। तो इस पर मेरे को बनाने का शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इस विधि से बनाएंगे जल्दी बनेगा। तो आपके सामने 16 दिया है, तो 16 को कितना से 2 से गुना करना है, कितना आएगा आपके सामने आ जाएगा 32, मतलब एक समान 32 आएगा। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है। और मारिए सही ऑप्शन बी, एकदम आप ऑप्शन को एक तरफ के भागों को मिला लीजिए। किस तरीके का, दूसरा उसी के अनुसार जवाब दीजिए, एकदम आपका थेल्स प्रमेय सही होगा। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ गए हैं आज के 34वें क्वेश्चन को। 34 का जवाब देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीएफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और देख सकते हैं अगर ए बी है तो इसके डी संगत भुजा हुआ, मतलब सी मिल गया आपको। क्योंकि इसी के वर्ग के बराबर होगा, वर्ग भी होना चाहिए और संगत भुजा भी होनी चाहिए, मतलब 34 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट 35 देख लेते हैं। 35 का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 10 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज डीईएफ की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर दोनों समबाहु है तो ये तो पहले समझ में आ गया ना कि दोनों समरूप होगा, और दोनों समरूप होगा तो उनकी त्रिभुज के जो अनुपात होंगे उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो अब यह पूछा गया कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका भुजा है 10 और इसका भुजा है 5। आप इन दोनों को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 10 का होता है 100 और 5 का वर्ग होता है 25। अब 25 से कटाइए, 25 चौके हो जाता है 100 और नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब 4:1 होगा, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। मतलब 35 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 36 आ गया है आपके स्क्रीन पर। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देंगे। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि इससे भी तो कूट कूट के क्वेश्चन भरे होते हैं। एकदम सही। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? अब जैसे देखिए ये कार्तीय तल हो गया, y अक्ष कौन होता है? y अक्ष ये हमारा होता है। इस अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? तो y अक्ष से अगर इधर जाएं या इधर जाएं, ये कहलाता है हमारा x निर्देशांक। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? x तो कहते हैं भुज। तो यहां मेरा आंसर हो जाएगा x निर्देशांक, चूंकि भुज नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो होगा इस 36 का हो जाएगा राइट आंसर। 37 देखिए, -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये काफी आसान क्वेश्चन, इसका जवाब तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आइए बताते हैं इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा। चलिए चतुर्थांश, चतुर्थांश को अगर समझें, अगर चतुर्थांश को समझते हैं तो चतुर्थांश में x माइनस में है। अब x माइनस में, तो x माइनस में आता है द्वितीय में और तृतीय में, और y लेकिन प्लस में कर दिया। y प्लस में मतलब यहां पर द्वितीय में चले गए, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ द्वितीय। आपको चतुर्थांश का पूरा ज्ञान है, अच्छे से पढ़ा चुके हैं हम आपको, इसलिए इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 देखते हैं। 38 भी ऐसे ही आ गया है क्वेश्चन। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में होगा? अभी पहला देखिए x जो है माइनस में, y जो है यहां प्लस में, सेम वही कंडीशन आ गया। द्वितीय भाई साहब, द्वितीय पाद, मतलब बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर। 39 देख लेते हैं इसी के साथ। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y अक्ष वाली दूरी क्या कहलाया था? यह कहलाया था y अक्ष वाला भुज या x निर्देशांक। तो x कोटि वाला या x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा y निर्देशांक, जिसे हम कोटि कहते हैं। मतलब यहां पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटि। चलिए 40 देखते हैं। 40 आ गया फिर से आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि -1 5 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए अगर चतुर्थांश की बात करें तो दोनों प्लस में होंगे मान, तो ये केवल और केवल मिलता है आपको प्रथम चतुर्थांश में। तो जवाब आपका दम क्लियर हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश ए, मतलब 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ाते हैं 41 में। 41 में देखिए -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों माइनस, तो भाई साहब दोनों माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। ये तो सब लोग पढ़े हैं कि दोनों माइनस
तृतीय में होता है, द्वितीय में पहला माइनस x माइनस वाई प्लस, और चतुर्थ में x प्लस वाई माइनस, ऐसा होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 41 का हो जाएगा। तृतीय ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 42 देखते हैं। 42 आ गया है आगे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन। इसका जवाब √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान। अब देखिए इस √2 को आपको भेज देना है आरएचएस में, तो बन जाएगा आपके पास क्या, आपके पास बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अब कोई भी बेवकूफ समझ लेगा आसानी से कि 1/√2 cos में कितने का मान होता है, तो 1/√2 जो होता है वो cos 60 डिग्री का मान होता है, मतलब थीटा का मान 60 हो जाएगा, जो दिया गया है ऑप्शन ए में। मतलब मेरे इस 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। आगे है 43 नंबर की ओर। 43 आपको बताना है 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस ए के स्क्वायर है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद उसके डिवीजन में है 1 प्लस टेन ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन ए स्क्वायर का हो जाता है सेक स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कीजिए। कॉस ए को चेंज कर सकते हैं 1/sin, तो ये हो जाएगा 1/sin ए स्क्वायर ए। और सेक बराबर आप चेंज कर सकते हैं, सेक जो आपके पास है इसको चेंज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/sec बराबर हो जाता है cos ए स्क्वायर ए। चूंकि 1/sec होता है cos, तो cos ये गुना करेंगे तो cos/sin होगा, ये हो जाएगा मेरा cot ए स्क्वायर ए। मतलब यहां इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा cot, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 देखते हैं। 44 अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आप ये भी काउंट करते होंगे आपका कितना सही हुआ है, एकदम काउंट कीजिए। sin थीटा बराबर 3/4, अब 3/5 दिया है, तो समकोण त्रिभुज इसके लिए बताया है कि समकोण त्रिभुज पहले आप बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में sin थीटा दिया है, तो मतलब लंब बटा में कर्ण दिया होगा, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका 5। पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी कर्ण हो गया हमारा 5, कर्ण ये होता है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस आधार को निकाल लीजिए, आधार हो जाएगा 4। कैसे निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आपस में घटा के वर्गमूल निकाल दीजिए, 4 आएगा। अब आपको कॉस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है, और ये होता है आधार बटा में कर्ण। अब आधार कितना है, तो आधार हमें मिला है 4, और कर्ण कितना है, तो वो है 5। मतलब यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4/5 जो दिया गया है ऑप्शन ए में, अर्थात 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 देखते हैं। 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो दोनों जगह से आप केवल 9 कॉमन कर लीजिए। 9 जैसे ही कॉमन करते हैं, 9 कॉमन करते हैं, बचता आपका क्या है, तो बचता यहां पर sec स्क्वायर थीटा, और यहां बच जाता आपको tan स्क्वायर थीटा। अब सारे लोग पढ़े हैं कि 9 और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 9 इंटू 1 हो जाता है मेरा 9। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए 46 देखते हैं। 2 sin 38 डिग्री बटा में cos 52 डिग्री, तो 38 और 52 देखिए एक दूसरे का पूरक है, तो पूरक में हम बता चुके हैं उसका मान 1 होता है, लेकिन उसमें एक 2 भी दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1 आपको गुना करने पर आ जाएगा 2। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 46 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, 45 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 47 देखते हैं। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, इसके लिए क्या बताया, तो tan में आप सोच लीजिए कितने का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। मतलब 60 देखिए, सही आंसर लगाइए, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 48 देखते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास एक वृत्त हो गया और बाह्य बिंदु ये हो गया। अब यहां से दो एक स्पर्श रेखा, एक और एक ऐसे खींची जा सकती है, इस प्रकार से नाम भी दिए जाते हैं। तो आप ये बताना कि ये स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, 2 है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये आपको बताना है कितनी, तो बी ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। मतलब 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए टॉप 50 क्वेश्चन में 49वां नंबर आ चुका है, 49 नंबर क्वेश्चन। वृत्त सी के अंतभाग में एक बिंदु P है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है।
अब जैसे वृत्त हो गया ये, अब इस वृत्त के अंत भाग में कोई P है तो P स्थित है, तो P जो होगा वो R से छोटा होगा, ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होता है केंद्र से यहां तक की दूरी होती है। अब केंद्र से ये अंदर है तभी तो वृत्त के अंदर है, ये तो सब लोग समझते हैं। मतलब यहां पर R लेस देन OP, मतलब OP का जो मान होगा वो R से बड़ा होगा, ये गलत है, यहां पर सही हो जाएगा R बड़ा होगा OP से, मतलब ये जो OP रेखा खंड होगा ये छोटा होगा, R बड़ा होगा, मतलब इस क्वेश्चन में 49 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऐसे भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही आपको बताते हैं, फालतू का क्वेश्चन आपको नहीं बताते हैं। चलिए आगे है आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका जवाब हम चाहेंगे आप बताएं, क्योंकि अंतिम मेरा क्वेश्चन होमवर्क में होता है और इसका जवाब आप जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।